पिछले वीडियोस में हमने राजनीतिक भूगोल में के विषय क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसमें सबसे जो तीसरी जो विचारधारा के लोग हैं जिनमें आप लोगों ने देखा कि मुख्यतया जर्मन विचारधारा के जो लोग हैं वो प्रमुख थे और उनका राजनीतिक भूगोल को पढ़ने का और राजनीतिक भूगोल को समझने का अपना एक अनोखा तरीका था और उनका ये मानना था कि राजनीतिक भूगोल जो है वो एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है और उसका जो अपना विस्तार या विकास है वो भी कमोवेश उसी तरह का उन्होंने बताने की प्रयास किया कि जैसे एक व्यक्ति होता है तो वो किस तरह से उसका शैने विकास होता है, प्रकृति उसको उसका विकास करती है, धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है तो उसके शरीर का विकास होता है और बाकी सारी चीजें। तो उसी के संदर्भ में जोड़ते हुए जर्मन भूगोलवेताओं ने अपनी विस्तारवादी जो सोच थी उस विस्तारवादी सोच को तर्क संगत बनाते हुए, न्याय संगत बनाते हुए और लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि किसी भी राज्य का विकास एक स्वाभाविक गतिविधि है जो प्राकृतिक रूप से सही ठहरती है। उनका ये मानना था कि जिस प्रकार से शरीर का विकास होता है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। छोटा बच्चा कम खाता है तो जवान आदमी ज्यादा खाता है, ये उसकी आवश्यकताएं ज्यादा होती है जवानी में। तो यह बात बिल्कुल वैसे ही उन्होंने राज्य के संदर्भ में कही और उन्होंने राज्य के संदर्भ में और बहुत सारी बातें भी कही। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो जर्मनी की विस्तारवादी सोच है उसको कैसे प्रूव किया जाए इसका प्रयास किया और उन्होंने एक शरीर के रूप में राज्य को देखा जो अब जिसका पूरा गतिविधियों का जीवन क्रम जो होता है उस तरह का जीवन क्रम मानकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने ये कहा कि जैसे जन्मता है बच्चा, धीरे धीरे उसकी युवावस्था, आपकी बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और आपका जिसको कहते हैं कि वृद्धावस्था होती है, वैसे ही किसी भी राज्य के अपने जीवन के क्रम में ये सारी अवस्थाएं उसकी होती है। और जो युवा राज्य है, जो युवा की ओर बढ़ रहा है, जो राज्य जिसकी उम्र इस तरह की स्थापना के बाद हुई, तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो अधिक हैं और आवश्यकताएं अधिक होने के कारण से उसको अपने जिसको कह सकते हैं कि अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर कहीं और से भी संसाधन जुटाने पड़े या किसी जैसे एक युवा व्यक्ति के पास ताकत ज्यादा होती है तो किसी बच्चे पर भी हमला करके उसका के संसाधन छीन सकता है, बुजुर्ग पे भी संसाधन का अतिक्रमण करके उसे छीन सकता है। तो ऐसे राज्य जो कमजोर हैं प्राकृतिक दृष्टि से उन पर वो अपने आधिपत्य स्थापित कर कर उनका कैसे संसाधनों का अपने हित में उपयोग करे इस बात को जस्टिफाई। और ये मूलतः जो विचार है ये उपनिवेशवाद की उस पहली जिसको कह सकते हैं अपन के कड़ी के रूप में थे कि दुनिया भर में ये जितने भी यूरोपियंस हैं तो इन्होंने जिस तरह से उद्योगीकरण के बाद मशीनीकरण शुरू हुआ और उनके बाजार की एक नई शक्ल दुनिया के सामने आई। अब संसाधन जो जितनी भी फैक्ट्रियां संसाधन पैदा कर रही थी वे संसाधन के को खपाने के लिए इनको मार्केट चाहिए तो दुनिया भर के मार्केट इन्होंने खोजे। जैसे जिस अपने यहाँ कहा गया कि दुनिया की इस औद्योगिक क्रांति में वो जो भाप के इंजन का जो आविष्कार हुआ उसने सारी दुनिया को बदल दिया। उसके कारण से बड़ी बड़ी मशीनों का संचालन होने लगा, उनकी गतिविधियां बढ़ गई तो ऐसे है फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा। अब कच्चा माल जो चाहिए था, ये जरूरी है कि यूरोप में हो तो वो कच्चे माल की खोज के लिए और बाजार की खोज के लिए दुनिया भर में जैसे यूरोपियंस ने अपने जिसको कह सकते हैं कि मार्केट खोजना या संसाधनों के लिए कच्चा माल खोजने के लिए कई सारी ऐसी चीजों के उन्होंने धीरे धीरे उसको खोजने का प्रयास किया। ये भी कहते हैं जैसे अपने यहाँ इतिहासकार सारे कहते हैं कि लेकर हाथ में बाइबल गए थे और लेकिन दुनिया भर के संसाधनों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। दोनों काम, तो आप कहीं तलवार तो कहीं बाइबल दिखाकर इन्होंने पूरे दुनिया पर कब्जा करने का प्रयास किया। तो ये एक अजीबोगरीब मानसिकता इस औद्योगिक क्रांति के बाद
या भाप के इंजन के आविष्कार के बाद एक नई शुरू हुई। और उसी के साथ साथ ये जो संसाधनों के अतिक्रमण वाली बात है, संसाधनों का जो अधिक दोहन है, वो वाली जो विषय है, ये यहाँ से निकल के आने लगा। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि दुनिया के जितने भी आपके जो राज्य जिन्होंने अपने यहाँ की नाविक शक्ति के कारण, तोप या बंदूक के कारण से, बारूद की खोज के कारण से जो अतिरिक्त हथियार, घातक हथियार बनाए, उन घातक हथियारों का प्रयोग करते हुए, नाविक शक्ति का प्रयोग करते हुए दुनिया भर में घूम घूम कर अपने साम्राज्य स्थापित किए, कहीं धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, तो कहीं बंदूक के जोर पर। तो एक नई शक्ल विश्व की, और उस शक्ल को कैसे आप जिसको कहते हैं कि एक तर्कसंगत साबित कर सके और दुनिया को ये बता सके कि हम ये जो जुल्म गैरत कर रहे हैं लोगों के ऊपर, जो कमजोर लोग हैं, जो नासमझ लोग, जो आज भी शिक्षा और संस्कृति की दृष्टि से पिछड़े हैं। और आप ये देखिएगा कि जैसे पूरा जो आपका क्या अपना कहलाता है अफ्रीका है, और जो जितने ये डार्क कॉन्टिनेंट जिनको कहा गया, जो सांस्कृतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल पिछड़े थे, लेकिन संसाधनों की दृष्टि से इनकी जो गिद्ध नजर वहां पर यूरोपियंस की थी, तो उस सारे के सारे जिसको कहते हैं महाद्वीप को इन्होंने बैठ कर नक्शे पर अक्षांश देशांतर रेखाओं के माध्यम से बांट डाला सारे विश्व को। आप देखिएगा कि अफ्रीका के अधिकांश देशों की जो सीमाएं हैं वो अक्षांश देशांतर रेखाएं, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी भी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का जो बंटवारा है वो अक्षांश देशांतर के सहारे किसी भी देश की संस्कृति और इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि वे सारे राष्ट्र कमजोर थे उस दृष्टि से, विकास की दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से, तो उन सब के सब देशों का इन यूरोपियंस ने किस तरह से मतलब अमानवीय पूर्ण दृष्टि से तो उनका विभाजन किया। ये एक अजीब सा दौर था जिसमें यातायात के विकास को अलग परिभाषित किया, आपके मस्तिष्क को के राज्य के मस्तिष्क को अलग से परिभाषित किया, राजधानी, तो सारी चीजें, जैसे कैसे एक मानव जीता है, सांस लेता है, खाता पीता है, अपनी वृद्धि करता है, उसी को पूरी की पूरी तरह से उधर किया। तो भूराजनीति जो जिस शब्द की हम यहाँ पर अभी आपके सामने में विवेचना करने वाला हूँ, तो वो एक ऐसा शब्द था जिसके बारे में आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो एक शब्द ऐसा है जिसने आप ही कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिस मानसिकता के कारण या जिस शब्द की पृष्ठभूमि के कारण से ये सब हुआ, जिसकी पृष्ठभूमि में ये सब रचा बचा गया, तो वो भू राजनीति हो सकता है वो शब्द। और उसको लिखा गया कि कालांतर में ये कुख्यात शब्द बना, क्योंकि ये सब सारी की सारी जो राजनीतिक और जितनी नरसंहार की गतिविधियां विश्व के मानचित्र पर या विश्व इतिहास में हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मतलब एक राष्ट्र का व्यक्ति दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर लोगों पर अधिकार की बात करता है, उनके संसाधनों को के शोषण की बात करता है, तो ये एक अलग प्रकार की मानसिकता जो विश्व में पैदा हुई। तो वो बहुत जैसे ऐसी अजीबोगरीब घटना थी, लेकिन क्योंकि सांस्कृतिक दृष्टि से और शैक्षिक दृष्टि से यूरोप के लोग सभ्य थे, छापाखाना का आविष्कार हो चुका था, दूसरी सारी चीजों के आविष्कार हो चुके थे, तो ऐसी अवस्था में इन्होंने अपनी बात को, दुनिया को कैसे मनवाना, अपनी बात को कैसे तर्क के साथ उसको रखना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था जिसको यूरोपियंस ने बहुत अच्छी तरह से डील किया। और वहां के जो इस तरह के जानकार थे, विद्वान, सभी विषय के जानकार ले लीजिए, जिसमें पहले इस तरह का कोई डिसिप्लिनरी कोई विषय नहीं हुआ था कि भूगोल ये है, बॉटनी ये है, जो लोग निकले थे यात्रा पे, जो जिस रूप में भी निकले, चाहे वो संसाधनों की खोज में निकले या की खोज में निकले, तो उन्होंने जो पाया वो एक दुर्भाग्य का विषय यह है कि अपने उस ज्ञान को उन लोगों ने अपने राष्ट्र के विकास के रूप में उसको अपनाया, न कि मानवता के विकास में। यह जो नाटक
ये जो दोहरा चरित्र यूरोपियंस का उस कालखंड का जो दुनिया के सामने आना चाहिए था, उन्होंने अपनी उस भाषा, अपनी किताबों, अपनी लिटरेचर, अपनी संस्कृति के माध्यम से सब छिपा दिया और दुनिया के लोगों का उनका जो शोषण उन्होंने किया उसको कहीं ना कहीं उस पृष्ठभूमि में उन्होंने पीछे डाल दिया। तो राजनीतिक दृष्टि से उस समय की राजनीति में जो नाजी, जर्मनी के जो नाजी जो शासक थे, उन्होंने एक भूगोलवेता जिनका नाम सबसे ज्यादा इस दृष्टि से लिया जाता है वो है कार्ल हॉसोपर। और हॉसोपर राष्ट्र, जर्मन राष्ट्र के हित में जर्मन का प्रसार कैसे हो उसके विस्तार के लिए उन्होंने सारे के सारे विश्व के इस मानचित्र का अपना उपयोग करते हुए, अपने राज्य के हित में उपयोग करते हुए कैसे उसको आगे बढ़ना है, इस बात को उन्होंने बताने का प्रयास किया। और उन्हीं के एक शिष्य हुए हैं ओथो माल, उन्होंने इस राजनीतिक चेतना को आगे बढ़ाकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और दुनिया में और जर्मनी में जो भी पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा दृष्टिकोण है, ये न्यायसंगत दृष्टिकोण है, दुनिया को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। और उनका एक जो बहुत जिसको कहते हैं कि वो चतुराई पूर्वक जो एक स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगे तो आप लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा। मुझे लगता है कि उसके लिए एक अलग से उस विषय को अपने को पढ़ना चाहिए। तो मैं ये आज का विषय यहीं खत्म कर अगले वीडियो में मैं उस लाइन को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा।